हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। दोस्तों, हमारा जो एथिक्स का पूरा सिलेबस है उसमें टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं 7 और 4 हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम पांचवा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा सब टॉपिक नहीं है, तो छोटा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद हम 6 टॉपिक में एंटर करेंगे। 6 टॉपिक्स थोड़ा सा ज़्यादा उसमें सब टॉपिक्स हैं, तो एक लेक्चर से ज़्यादा उसमें लगेगा। उसके बाद फिर हम अपने 7th टॉपिक में, जो कि लास्ट हमारा प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है, उसमें एंटर करेंगे। और उसके साथ साथ हमारा ये एथिक्स का जो कोर सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे दो, उसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बचते हैं। एक जो फिलोसफिकल वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे कुछ फिलोसफर्स हैं जो इंडिया के और वर्ल्ड के, तो उनके कुछ थॉट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक एक थॉट तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, थॉट्स एक्सप्लेन करने का पूरा उद्देश्य ये नहीं है कि वही सब आ जाएगा, लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि थॉट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे या फिर कैसे उसका अच्छा आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम अपना केस स्टडी पे आ जाएंगे और केस स्टडी हम कुछ कर लेंगे, क्योंकि केस स्टडीज तो बहुत होती हैं। कितना केस स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ जो बेसिक टाइप्स होते हैं, 8 केस स्टडीज हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद फुल्ली आपका जो एथिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको एथिक्स में कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ की बात अगर करें तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ चुका है। आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहां से देख लीजिए और उसका प्रिंट आउट लेकर के आप वीडियोज के साथ अपना प्रिंट आउट पढ़ते रहिए, तो ज़्यादा जल्दी से कवर भी होगा और जल्दी समझ में भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक देखिए, इमोशनल और इंटेलिजेंस। इमोशन और इंटेलिजेंस दो वर्ड्स हैं इसमें। तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें जो आपका जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, जो मेंटल एबिलिटी है, उसका कनेक्शन इमोशन से कैसे है। ठीक है ना? बेसिक चीज यही है। इसके पहले, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हम दोनों चीज को अलग अलग समझ लेते हैं कि इमोशन क्या होता है और इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे आएंगे। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इमोशन का मतलब होता है फीलिंग और मूड। मतलब ये कि कोई भी चीज को देख करके, कोई भी चीज को सुन करके आपके अंदर जो पहला रिएक्शन आता है वो आपका फीलिंग होता है। ठीक है ना? जो आप सोचते हैं उसके बारे में, जो सामने आपकी चीजें दिख रही हैं उसके बारे में, आपका जो इंटरनल कंसाइंस होता है उसको हम फीलिंग बोलते हैं। और फीलिंग के ही आधार पर आपका मूड बनता है कि अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तो आपका मूड हैप्पी वाला हो जाएगा, जॉय वाला हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसी निगेटिव वाइब्स है तो आपका मूड अपसेट भी हो सकता है। कुछ टेंशन वाली चीज हो सकती है तो आपका मूड डिस्टर्ब भी हो सकता है। राइट? तो इमोशन दो वर्ड्स, इस तरह समझ लीजिए कि दो चीजों का मेल है, दो चीजों का एडिशन है इमोशन। पहला है फीलिंग और दूसरा है मूड। फीलिंग और मूड, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं आपका इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप खुश हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आप आशावादी हो सकते हैं, आप प्रेम में हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, या फिर गुस्सा या किसी से घृणा कर सकते हैं। तो ये सब आपकी, इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये सब सारी जो चीजें हैं ना, जॉय, सॉरो, होप, लव, एक्साइटमेंट, एंगर एंड हेट, ये सब आपकी फीलिंग्स हैं। और ये जो फीलिंग्स हैं ये आपके मूड को डिफाइन करती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में आपका मूड कैसा होगा। ओके? फीलिंग डिनोट्स द प्लीजर और पेन डायमेंशंस ऑफ द इमोशन which usually involves bodily functions। मतलब ये फीलिंग, जब आपका अंदर आप जब किसी चीज को फील करेंगे तो या तो वो प्लीजर हो सकता है या पेन हो सकता है, और ये बॉडीली फंक्शन होता है। मतलब ये कि आपकी बॉडी में वो चीज देखी जा सकती है, आपके चेहरे पे परिवर्तन आ सकता है, आपकी वॉइस में परिवर्तन आ सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आ सकता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन मूड मूड में बहुत ज्यादा जो बॉडी लैंग्वेज सामने आती है ये, या फिर जो एक्सप्रेशन सामने आता है, वो फीलिंग की वजह से होता है, ना कि मूड की वजह से। मूड जो है अफेक्टिव स्टेट है और ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है, जबकि फीलिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। काफी देर तक, काफी दिनों तक, महीनों सालों तक आपके अंदर में वो रहती है और आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके एक्सप्रेशन में वो साफ साफ दिखाई देता है।
ठीक है ना। बोथ दीज टर्म्स दैट मीन्स फीलिंग एंड मूड आर नैरोअर देन द कंसेप्ट ऑफ इमोशन। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब हम फीलिंग और अपने मूड को दोनों को हम देखते हैं, दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करते हैं, तब इमोशन हमारे सामने आता है। इसका मतलब ये कि फीलिंग और मूड ये दोनों जो इमोशन का कॉन्सेप्ट है उससे कहीं ना कहीं नैरो है, नैरो उनका सेंस होता है। इमोशंस आर इरेशनल। इमोशनल जो व्यक्ति होता है या फिर किसी व्यक्ति का जो इमोशन होता है उसके पीछे कोई तर्क काम नहीं करता, वो तार्किक नहीं होता है, कोई उसमें लॉजिक नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं होता है, वो बस फीलिंग है तो है। उसके बाद इमोशंस आर अनप्रोडक्टिव। इमोशंस कोई प्रोडक्ट नहीं करती है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है, बस वो आपका अंदर का इमोशन होता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो आप एक्शन लेते हैं वो आपका बिहेवियरल एक्सप्रेशन होता है, ना कि प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इमोशंस आर सब्जेक्टिव। सेम इमोशन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मीनिंग रख सकता है, अलग अलग तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, अलग अलग तरह से उसको एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। तो एक सेम फीलिंग या सेम इमोशन सब्जेक्टिव मैटर है, वो समय और प्लेस, पर्सन टू पर्सन उसका जो एक्सप्रेशन है वो वेरी करता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमोशंस शुड नेवर गाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अगर प्रशासनिक कोई डिसीजन लेना है, प्रशासनिक कोई अम, निर्णय लेना है, कुछ एक्शंस लेना है, तो आपको यह इंश्योर करना चाहिए कि आपका इमोशन आपके एक्शन पे हावी ना हो। अदरवाइज आपके इमोशन के अकॉर्डिंग काम तो होगा, लेकिन वह ज्यादातर लोगों के लिए, एक जो पब्लिक है, जो मास पब्लिक है, उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ओके। अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस क्या है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि इमोशन क्या है। अब अगर हम समझें कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल है, उसका अप्लीकेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, वह आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है। Intelligence is the capacity to understand the world and resourcefulness to cope with its challenges। आपका इंटेलिजेंस क्या करता है, जो आपके सामने चैलेंजेज हैं उसको वह सॉल्व करने की कोशिश करता है। कैसे? अपनी कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करके, वर्ल्ड में जो चीजें चल रही है, मतलब वर्ल्ड इन द सेंस की जो बाहर चीजें चल रही हैं उस चीजों को अंडरस्टैंड करके, और अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करके जो आपके सामने चैलेंज है उसको आप कैसे दूर करते हैं। इंटेलिजेंस इसी की एक कैपेसिटी है, मतलब यही एक क्षमता है जो कि इंटेलिजेंस कहलाती है। सिंपल सी बात कि इंटेलिजेंस आपके अंदर की एबिलिटी है जिसके माध्यम से आप अपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल को यूज करके जो आपके सामने चैलेंज है उसको आप दूर करते हैं, उससे निपटते हैं। इंटेलिजेंस रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी। किसकी कौन कौन सी योग्यता है? अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस ये योग्यताओं का एक सम है, और उसमें उन योग्यताओं में कौन कौन सी योग्यताएं आती हैं? टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। किसी भी आइडिया को, कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है उसको समझने का एक क्वालिटी है, योग्यता है, एबिलिटी है। उसके बाद एडाप्ट इफेक्टिवली टू द इन्वायरमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट में, अगर आप कहीं नए इन्वायरमेंट में हैं या जहाँ पे भी हैं, उस इन्वायरमेंट को कैसे आप प्रभावी ढंग से अपने ऊपर उसको एडाप्ट करते हैं, कैसे आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, ये भी इंटेलिजेंस की एक क्वालिटी है, एबिलिटी है। उसके बाद टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा अपने पास्ट की गलतियों से या पास्ट की सक्सेस से वो सीखता रहता है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता रहता है। टू इंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग। मतलब ये अपने आप को एक हमेशा उस सिचुएशन में रखता है कि अगर सपोज दैट कि ये काम हो गया तो हम कैसे एक्शन लेंगे, या फिर ये सिचुएशन आ गई तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमको कौन सा सबसे अच्छा माध्यम होगा काम करने का। तो हमेशा अपने आप को एक रीजनिंग के तहत, मतलब ये कि कोई भी एक्शन अगर वो लेना चाह रहा है तो उसके पीछे उसका रीजनिंग क्या होगा, उसको हमेशा वो इंश्योर करता है। उसके बाद टू ओवरकम ऑब्स्टेकल बाय केयरफुल थॉट। अच्छे विचार, सही सोच, सही समय पर सही सोच को धारण करते हुए वह अपने सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उससे वो निपटने का प्रयास करता है।
दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। हमने बात कर ली इमोशन की और इंटेलिजेंस की। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, अगर आसान शब्दों में हम बात करें तो सिंपल सी बात यह है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि कोई व्यक्ति है, वह दूसरे की फीलिंग को तो समझे लेकिन साथ में अपनी फीलिंग को भी समझे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि अपनी फीलिंग को समझते हुए, अपनी फीलिंग को रेगुलेट करते हुए, कंट्रोल करते हुए दूसरे की फीलिंग को समझना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है ना? मतलब ये कि यह एक डबल एज स्वॉर्ड है, समझ लीजिए कि इसमें एक तरफ आपको अपना भी, जो अपना इमोशन है उसको भी समझना है, अपने इमोशन को भी रेगुलेट और कंट्रोल करना है, और साथ में जो आपके सामने वाला व्यक्ति है उसके भी इमोशन को समझना है, कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। इसको आप किस किस तरह से, कितने आसानी या प्रभावी ढंग से दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं या समझते हैं, इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे समझते हैं, कंट्रोल करते हैं, दिस इज द टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात यह है, अपने इमोशंस को समझते हुए दूसरे के इमोशंस को समझना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। लिखना क्या है आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस एंड अदर्स इमोशंस and use them constructively to guide one's thinking and action। मतलब ये कि अपने इमोशन को समझते हुए, कंट्रोल करते हुए दूसरे के इमोशन को समझना और इन सब चीजों से फाइनल एक्शन लेना या डिसीजन लेना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय द वेरियस स्कॉलर्स। इसमें हमने एक का एग्जांपल लिया है, किसका, सॉल्वे, ठीक है, एंड जॉन मेयर ने जो डिफिनेशन दिया, इसके अनुसार द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर पीपल्स इमोशंस, to discriminate between different emotions and label them appropriately, and to use emotional information to guide thinking and behavior। इसका मतलब ये हुआ कि अपने इमोशन को मॉनिटर करते हुए दूसरे के इमोशन को समझना और डिस्क्रिमिनेट करना, किसमें कि हमारे लिए जो इमोशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम कैसे सोचते हैं और कैसे हम बिहेव करते हैं या फिर कैसा हमारा एक्शन होगा, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जो चीज हम ऊपर समझाए वही चीज ये भी बोल रहे हैं कि अपने इमोशन को समझते हुए दूसरे के इमोशन को समझना, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले इन दोनों के बीच से उस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक्शन लेना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो डेनियल गोलमैन के द्वारा पहला जो एलिमेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने बारे में जानकारी। इट इज द स्किल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस एज दे अकर एंड एज दे इवॉल्व। मतलब अपने बारे में आपका पहला एलिमेंट यही है कि खुद के बारे में अवेयर रहिए, जो आपके अंदर इमोशन है वो कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, आप अपने इमोशन के अनुसार एक्शन कैसे लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने बारे में जानकारी रखना पहला एलिमेंट। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। इट इज अबाउट कंट्रोलिंग वंस इमोशंस, दैट इज इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग क्विकली वन कैन रेन इन वंस इमोशंस एंड दस विल थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। मतलब ये कि मान लीजिए कि सामने आपने कोई घटना देखी और आप इमोशनल हो करके आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग आपने तुरंत एक्शन ले लिया, और बाद में पता चला कि जो आपने एक्शन लिया उसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ा, ठीक है ना? तो बेहतर ये होगा कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कीजिए और जो एटमॉस्फियर है, जो सिचुएशन है उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है आप अपना रिएक्शन दीजिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। तो पहला जो एलिमेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने इमोशन के डेवलपमेंट, अपने इमोशन का जो ओरिजिन है उसके बारे में जानिए। दूसरा एलिमेंट, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करिए एक्शन या डिसीजन लेने से पहले।
उसके बाद इंटरनल मोटिवेशन, इट इंक्लूड्स वन पर्सनल ड्राइव टू इम्प्रूव एंड अचीव, कमिटमेंट टू वंस गोल, इनिशिएटिव, रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्टिमिज्म एंड रेजिलियंस। मतलब ये जब आप अपना इमोशन रेगुलेट करेंगे तो जो इंटरनल मोटिवेशन फाइनली जो आपको मिल रहा है, जो फाइनल आउटपुट आपके अंदर से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। ये 3 एलिमेंट बताया है किसने? डेनियल गोलमैन ने। अगर इसी में 2 छोटे-छोटे टर्म्स हैं, इसको भी देख लीजिए। एम्पैथी तो हमने बात कर ही ली थी इसके पहले वाले लेक्चर में। इट इज एन अवेयरनेस ऑफ द नीड्स एंड फीलिंग ऑफ अदर्स बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड बीइंग एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। सोशल स्किल क्या होता है? इट इज अप्लाइंग एम्पैथी एंड बैलेंसिंग द वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर्स विथ वंस। मतलब ये कि आपके अंदर सोशल स्किल का सेंस ये हुआ कि आपके अंदर ऐसा स्किल है कि आप अपने के अलावा जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी नीड है, उसके अलावा आप दूसरों की नीड को भी समझते हैं, दूसरों की भी सिचुएशन को समझते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं को भी समझते हैं। यह आपका सोशल स्किल कहलाता है। एम्पैथी और सोशल स्किल, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। देखिए, हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके 3 एलिमेंट्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में जानिए, सेल्फ रेगुलेशन मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए बिफोर द टेकिंग एक्शंस। उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आपका इंटरनल जो आउटपुट है, डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। अगर हम बात करें एलिमेंट में ही, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर हम एलिमेंट में ही बात करें तो इसको 4 डिफरेंट एरियाज बोला है किसने? मेयर एंड साल्वे ने। इसका ये एक एबिलिटी मॉडल इन्होंने बताया है। इसमें क्या कहा इन्होंने? वही चीजें हैं जो अभी हम 3 एलिमेंट पढ़े, उसी का एक एक्सटेंडेड रूप है। आप दोनों चीजों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी हम पहले बताए 3 एलिमेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा प्रचलन में है अपने अपने लोग के आंसर राइटिंग में। ओके, तो आप उसको लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। बाकी इसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने 4 एरिया बताया। पहला कौन सा? द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस इन वनसेल्फ एंड अदर्स एक्यूरेटली। आप अपना और अदर जो दूसरा व्यक्ति है उसके एक्यूरेट इमेज देखिए। 100% आप दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ सकते, इवन आप अपने भी इमोशन को 100% नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप बेहतर ढंग से अपना भी इमोशन समझिए और दूसरे का भी इमोशन समझिए। तो ये पहला एरिया हो गया। दूसरा, द एबिलिटी टू यूज इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग। जो भी आपके इमोशन से, जो भी अदर दूसरे के इमोशन से जो आपके पास इमोशन सॉरी इंफॉर्मेशन या फीलिंग आई है, उसके हिसाब से आप सोचिए। उसके बाद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस, इमोशनल लैंग्वेज एंड द सिग्नल्स कन्वेड बाय द इमोशंस। जो सामने वाला व्यक्ति है या फिर जो आपके इमोशंस हैं, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस तरह की चीजें बाहर आ रही हैं, लैंग्वेज को आप समझिए या फिर जो एक्सप्रेशंस हैं उसको आप समझिए। उसके बाद द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस सो एज टू अटेन स्पेसिफिक गोल्स। जो लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, जो जो भी चीजें आपको दूसरे से मिल रही हैं, जो भी आपके अपने इमोशंस हैं, उसके अनुसार काम करते हुए आपका जो फाइनल गोल है उसको आप अचीव करिए। यही जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने इमोशन को समझते हुए, दूसरे के इमोशन को समझते हुए, दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हुए किस तरह से आप अपने गोल को अचीव करते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। 3 एलिमेंट्स इसके पहले बात किया, और 4 एरिया अभी बात किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप इसको ग्राफिक के रूप में भी देख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, फिर मैनेजिंग द इमोशंस, परसीविंग द इमोशंस एंड यूजिंग द इमोशंस। यूज करते हुए आप किस तरह से अपने गोल को अचीव करते हैं, यही प्रोसेस, यही एबिलिटी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर हम बात करें कि इसका इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है सिविल सर्विसेज में, तो सबसे पहले फॉर टारगेटिंग पॉलिसीज बेटर, bureaucrats need to know emotions, moods, and drives of persons at whom public policy is targeted for better acquaintance with the nature of problems in society and their possible solutions। आप सिंपल सी बात है, ब्यूरोक्रेट हैं, आप ऑफिस होल्डर है, ऑफिस बीरर है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों के इमोशंस को अगर आप समझ गए,
उनकी फीलिंग्स को आप अगर समझ गए तो इसके अकॉर्डिंग ही आप पॉलिसी बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आप सामने वाले के इमोशन और फीलिंग्स पे बेस्ड काम करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए काम करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बेटर रिजल्ट आएगा और इससे जो लोगों का है वो लोगों की भलाई होगी, लोगों का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फॉर मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट्स, सिंपल सी बात है कि अगर आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उनकी फीलिंग्स को आप समझ रहे हैं, उनके इमोशंस को आप समझ रहे हैं, तो उनके इमोशन के अकॉर्डिंग, उनके फीलिंग के अकॉर्डिंग ही आप प्लान करेंगे और उनकी फीलिंग का, उनके इमोशन को यूज करते हुए उनको मोटिवेट भी करेंगे जो भी आपका पर्टिकुलर गोल है उसको अचीव करने में। सिंपल सी बात है कि आप जब किसी की फीलिंग के अकॉर्डिंग सोचेंगे, समझेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग बनाएंगे, तो आपकी बातों से आपका सबॉर्डिनेट प्रभावित भी होगा और मोटिवेट भी होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अगर दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हैं, तो आप खुद के इमोशन को, जो आपका फिजिकल जो आपका फिजिकल स्ट्रेस है, जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, उसको बड़ी आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर चेंज, इमोशनली इंटेलिजेंट जो भी पीपल होगा, वो समय के साथ, स्थान के साथ, अपॉर्चुनिटी के अनुसार और जो भी सरकमस्टांसेज हैं उसके अनुसार वह हमेशा रिस्क लेने को तैयार होगा। क्यों? क्योंकि वह समय का जो फीलिंग है, समय की जो नीड है, समय की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार वह सोचेगा और जो समय है, जो भी उस टाइम पे जो वहाँ पे लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को वो समझेगा, उनकी फीलिंग्स को समझेगा, तो वह रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार होगा। क्यों? क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है, उसको पता है कि समय की मांग क्या है। तो अगर कोई अ, बड़ा चेंज ले आना है सोसाइटी में या फिर प्रोसेस में, तो जो ब्यूरोक्रेट है उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तभी वो रिस्क लेने के लिए तैयार होगा, तभी वो इनिशिएटिव लेगा। ठीक है ना? देखिए, एन इमोशनली intelligent person is more likely to try new things, take risks, and face new challenges without fear. This will help in finding innovative solutions to different problems. मतलब ये, जब आप रिस्क लेंगे, नई चीजों को ट्राई करेंगे, तो जो आपके सामने समस्या है उसका इनोवेटिव सोल्यूशन निकालने में आप सक्षम होंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक का ये जो 4 इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, सिंपल वही बात है कि पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, वही चीज। एआई हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग सच इमोशंस दैट आर अनरिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड नॉट अलाउिंग देम टू बी इन्फ्लुएंशियल टू द फाइनल रिजल्ट। अगर इमोशनली इंटेलिजेंट कोई पीपल है तो वह बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हमारी पॉलिसी से या हमारे पब्लिक इंटरेस्ट से मैच नहीं करती हैं, उनकी जरूरत नहीं है। तो जिन इमोशंस की, जिन चीजों की जरूरत नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा, उन चीजों को तुरंत हटा देगा। लेकिन अगर कोई इमोशन से प्रभावित होकर के काम करेगा, तो जो इमोशनल एलिमेंट है, वह जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको भी पॉलिसी में इंक्लूड करने की कोशिश करेगा और वह जो फाइनल डिसीजन है उसको प्रभावित करेगा, नकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगा। सिंपल सी बात है। मतलब ये कि आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे और जब कंट्रोल करेंगे तो जो आप एक्शन लेंगे उसमें आपका इमोशन दिखाई नहीं देगा। तो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति आराम से समझ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि किस किस चीज की जरूरत है हमको और किस चीज की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको वो हटा देगा, उसको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करेगा। उसके बाद फॉर बेटर कम्युनिकेशन, an emotionally intelligent civil servant will be able to communicate policies better. Also, the person will be able to foster a healthy relationship with the subordinates. सिंपल सी वही बात है, बेटर कम्युनिकेशन होगा। आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, समझते हैं, रेगुलेट करते हैं और साथ में सामने वाले के भी इमोशंस को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, तो आप कभी भी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे कि जो कि उसको बुरा लग जाए, जो कि कुछ ऐसा आप काम नहीं करेंगे जो कि आपके दोनों का रिलेशनशिप खराब कर दे। तो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा जो वर्ड सिलेक्शन करता है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करता है। तो इस तरह से अगर बैलेंसिंग अप्रोच उसका होगा कि जो सामने वाले को बुरा लग जाए वो बात नहीं बोलेगा, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा
प्रभावी होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, हेल्दी कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ, ऑब्वियसली आप जो है एक किसी पब्लिक ऑफिस में है और साथ में आपका परिवार भी तो है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए ईआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब ऑफिस की बात ऑफिस तक, फैमिली की बात फैमिली तक, ऑफिस का इमोशन ऑफिस तक और फैमिली का इमोशन फैमिली तक। जब आप इन चीज को करने में सक्षम हो जाएंगे, तब आपका लाइफ बैलेंस हो जाएगा। फिर आपको न तो ऑफिस की वजह से कोई स्ट्रेस होगा, न ही फैमिली की वजह से कोई स्ट्रेस होगा। On personal front, EI makes one more flexible, empathetic and clear in expression. पर्सनल लेवल पे अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो वह सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि समय के साथ वह अपने बिहेवियर को चेंज करता है, जरूरत के अनुसार, जरूरत के साथ वह अपने बिहेवियर को चेंज करता है। समय की जिस तरह की मांग होती है, किसी भी स्थान का या टाइम का जिस समय का जो मांग होती है, उस हिसाब से वह एक्शन लेता है, उस हिसाब से वो बिहेव करता है। इम्पैथेटिक भी होता है। मतलब देखिए, इम्पैथी में हमने सिंपल सी वही बात की थी कि दूसरों के इमोशन को दूसरे उसकी सिचुएशन में रख करके, दूसरे की सिचुएशन में रख के दूसरे की इमोशन को, फीलिंग को समझना, यही होता है इम्पैथी। और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी एक कंपोनेंट ये है कि आप दूसरे की फीलिंग को किस तरह से समझते हैं, वही चीज होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है ना? तो इम्पैथी, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप इम्पैथेटिक भी होंगे, और जो भी बात करेंगे वो एकदम क्लियर कट होगा, स्पष्ट होगा, लोग उसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें कि सिविल सर्विसेज में ईआई कितना रिलेवेंट है, कितना जरूरत है, तो देखिए इस समय जो सिचुएशन है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब चीजें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा रोल है इन सब परेशानियों से निपटने के लिए। जैसे इंक्रीजिंग रीजनल इकोनॉमिक एंड डिजिटल डिवाइड, मतलब रीजनल लेवल पे कोई रीजन ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, कोई पुअर है। इकोनॉमिक मतलब कोई बहुत अमीर है, बहुत गरीब है। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि कुछ लोगों को डिजिटल एक्सेस पूरी तरह से है, वो डिजिटली अवेयर हैं, लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है कि जो कि डिजिटली बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता, मोबाइल चलाने भी नहीं जानता। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हैं, तो आप उनके इमोशंस को समझते हुए आप डिसीजन लेंगे, आप पॉलिसी बनाएंगे और इन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ईआई आपका हेल्प करेगा। उसके बाद वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन ऑफ आईटी। आईटी इमोशनलेस होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर उसको इमोशनली, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, अगर उसको एआई के थ्रू उसको मैनेज करेगा, मतलब जब भी वो आईटी की चीजों को यूज करेगा तो उसमें एक इमोशनल कंपोनेंट को भी सोचेगा। तो जो आईटी का एप्लीकेशन है, वह जो लोग आईटी से बहुत दूर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए भी वो ऐसी चीजें बताएगा, बनाएगा, यूजर फ्रेंडली तरीकों से वो यूज करेगा आईटी आईटी को। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको आईटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो भी जो है आईटी को यूज करने में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, उसको आसानी से वो यूज कर पाएंगे। उसके बाद डिमांड फॉर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है आईटी का, या फिर जो आपके इमोशंस हैं, आप दूसरे के इमोशंस को समझ करके अगर गवर्नेंस करेंगे तो अच्छा गवर्नेंस होगा, गुड गवर्नेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद इशूज गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड, पॉलिटिकल जो इंटरफियरेंस इतना ज़्यादा हो रहा है, उन चीज़ों से भी निपटने के लिए आपको जो है इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर एंड रैम्पेंट करप्शन, ये भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट अगर हैं तो इजली इसको हैंडल कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस टू ग्रास रूट लेवल, डियर बाई इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक कंपोनेंट है। इशूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, टेररिज्म, साइबर क्राइम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मॉडर्न टाइम के ज़्यादातर चैलेंजेस हैं, इसको देखिए हमको लिख करके क्वालिफाई करना है। तो आप जितनी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जो भी चीज़ें आज की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ों में इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेवेंट है। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं किसी के अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो पहला, बाई सेल्फ
इवेल्युएटिंग वन सेल्फ, आप खुद का इवेल्युएशन करिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद को समझिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरों के समझने की कोशिश करिए, दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। बाय सेल्फ इवेल्युएटिंग आप अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को आप देखिए, दूसरा व्यक्ति कैसे काम करता है, किस सिचुएशन में वो कैसा डिसीजन लेता है, उसकी फीलिंग्स के अनुसार आप अपनी फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। मतलब एक तो ये आप खुद को इवेल्युएट कीजिए, दूसरा आप दूसरों को देख करके सीखिए, ठीक है। तीसरा, बाय इम्प्रूविंग वंस एक्सप्रेशन, आप अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कीजिए। आप जो वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप एक्शंस ले रहे हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट ले आकर के आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। बाय एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वंस एक्शन ओवर द अदर्स, मतलब ये कि आप अपना एक, मान लीजिए कोई पास्ट में कोई एक्शन आपने लिया है और उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसा पड़ा है, उससे भी देख करके, उसको भी देख करके आप सीख सकते हैं। आजकल nowadays organizations like take initiatives to improve emotional intelligence among its employees through the different group activities, exercises, seminars, tests. However, AI also improved with the age due to one's experience in life. बहुत सारे चीजें की जा रही हैं, ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती हैं, एक्सरसाइज किया जाता है, सेमिनार्स और टेस्ट भी लिए जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन एक कंपोनेंट, देखिए इन सब चीज़ों से इमोशनल इंटेलिजेंस का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव तो होती ही है, लेकिन ये एज के साथ, जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, तो आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। एक लाइन है यहाँ पे, रूल योर फीलिंग्स लेस्ट योर फीलिंग्स रूल यू, मतलब आप अपनी फीलिंग के ऊपर राज करिए, आप अपनी अपनी फीलिंग को कंट्रोल कीजिए, न कि आपकी फीलिंग आपको कंट्रोल करे। मतलब ये, आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल करिए, न कि आपकी फीलिंग आपको कंट्रोल करे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, तो आप कोशिश करिएगा, कुछ लिखिएगा इस पे, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे करके, तो थोड़ा सा आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, यहाँ से भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, इमोशनल क्वेश्चंस वर्सेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, मतलब ईक्यू वर्सेस आईक्यू। ईक्यू किसे कहते हैं और आईक्यू किसे कहते हैं? देखिए एकदम आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि ईक्यू जो होता है, यह आपके इमोशनल एबिलिटी का असेसमेंट है, ठीक है ना। ये आपके इमोशन का असेसमेंट है और आईक्यू आपके इंटेलिजेंस का असेसमेंट है। ईक्यू, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। ईक्यू आपके इमोशन को असेस करता है, आईक्यू के थ्रू आपके इंटेलिजेंस को असेस किया जाता है, ठीक। ईक्यू इज द मेजर ऑफ पर्सन्स लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब ये कि जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको असेस किया जाता है, जिस माध्यम के द्वारा, उसको हम ईक्यू बोलते हैं। इट रेफर्स to a person's ability to perceive, control, evaluate and express इमोशंस, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इमोशन जो है असेस किया जाता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस असेस किया जाता है, जबकि IQ इज अ स्कोर derived from one of several standardized sets designed to assess the individual's intelligence। किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को अगर हम असेस कर रहे हैं तो उसको हम आईक्यू बोलते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन एकेडमिक एबिलिटीज, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विथ ऑफ द चार्ट इंटेलिजेंस आर मेंटल चैलेंजेस। जोड़ घटाव गुणा भाग अलजेब्रा, इन सब चीजों का जब हम असेस करते हैं, जो एकेडमिक चीजें हैं उसको जब हम असेस करते हैं तो हमारा आईक्यू होता है। लेकिन जब हम आपके इमोशंस को असेस करते हैं, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को असेस करते हैं, तो वो हमारा ईक्यू होता है, ठीक है ना। EQ इज सेंटर्ड ऑन द एबिलिटी सच एज आइडेंटिफाइंग इमोशंस, सिंपल सी बात है, वही सारी चीजें जो पहले हम पढ़े। EQ में हमेशा हम यह देखते हैं कि किसी के अंदर जो योग्यता है, वह किसी के इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की कितनी योग्यता है, या फिर इवेल्युएटिंग हाउ अदर्स फील, मतलब कि आप उसमें हम ये असेस करते हैं कि आप किसी और की फीलिंग को कितने अच्छी तरह से समझते हैं, या फिर आप कितने अच्छे से आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, या फिर परसीविंग हाउ अदर्स फील, आप कैसा परसेप्शन रखते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है,
and then using emotions to facilitate social communication and relating to others। तो EQ में हम सिंपल सी बात है ये असेस करते हैं कि आप अपनी फीलिंग को कैसे समझ रहे हैं, दूसरे की फीलिंग को कैसे समझ रहे हैं, दूसरे की व्यक्ति को या फिर जो दूसरे का बिहेवियर को देख करके उसके बारे में आपका परसेप्शंस क्या होता है, और इन सब के बेस पे आपका एक्शन कैसा होगा, यह हम EQ में असेस करते हैं। जबकि IQ represents abilities such as visual and spatial processing, knowledge of the world, fluid reasoning, work memory, short-term memory and quantitative reasoning। जोड़ घटाव रीजनिंग या फिर आपकी याददाश्त मेमोरी, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है IQ। तो EQ और IQ में अगर डिफरेंस पूछेगा तो सिंपली मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही आराम से लिख लेंगे। EQ इज द असेसमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ इज द असेसमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। सिंपल सी बात है, इस तरह से लिख देंगे तब भी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो पांचवा टॉपिक हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस था, बहुत बड़ा नहीं था और इसके सारे डायमेंशंस को हम लोगों ने टच कर लिया है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ हम मिस किए हैं, कुछ छोड़े हैं, तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा टॉपिक 6, पब्लिक या सिविल सर्विसेज वैल्यूड एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम एथिकल डायलेमा और ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें गवर्नेंस, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो भी था हमारा इमोशनल जो क्वेश्चंस है, IQ, EQ, इम्पोर्टेंस, रिलेवेंस और उसका मीनिंग, डायमेंशंस, एलिमेंट्स, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया। तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे खत्म होता है और जो भी चीज़ें अभी बच रही हैं उसको आप जो है कमेंट में कर दीजिएगा तो मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।